कोनिचिवा दोस्तों, 13 साल पहले 2008 में दुनिया एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। उस टाइम पर ना सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज ही बैंकरप्ट हुई, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जॉब्स भी खो दी। और ये सब किसी एक कंट्री में नहीं हुआ, बल्कि इस क्राइसिस ने पूरी दुनिया को झटका पहुंचाया था। और अमेरिका, जिसको हम बहुत पावरफुल कंट्री समझते हैं, अमेरिका जैसे देश भी इसमें सर्वाइव नहीं कर पाया था, बल्कि इस क्राइसिस की स्टार्टिंग भी अमेरिका से हुई थी। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि इस रिसेशन की स्टार्टिंग हुई कहां से थी और अमेरिका फाइनेंस एंड एश्योरेंस कंपनी AIG का इसमें कितना बड़ा हाथ और इस क्राइसिस का पूरी दुनिया पर कैसे असर पड़ा। अब ये वीडियो लंबी भी हो सकती है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये क्राइसिस दुनिया के सामने 2007 और 8 में आया, बट इस क्राइसिस की स्टार्टिंग 10 साल पहले ही लेट 90s में ही हो गई थी। इनफैक्ट लेट 90s और 2000 में अमेरिका सफर कर रहा था .com क्रैश और टेररिस्ट अटैक्स से, और इसी की वजह से अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, जिसके चलते मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेन रह सके। और ये इंटरेस्ट रेट इतनी बार गिराया गया, ये 6.5% से 1.5% तक चला गया। अब मैंने आपको इन्फ्लेशन वाली वीडियो में बताया था कि जब भी इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोग बहुत ज्यादा खरीदारी करने लगते हैं, और उस टाइम पर भी ऐसा ही हुआ। लोगों ने कार्स, घर और बहुत सारी चीजें खरीदना स्टार्ट कर दी और लोन्स पर लोन्स लेने शुरू कर दिए। और इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से जो लोग लोन्स लेने के लिए एलिजिबल नहीं थे, वो भी लोन्स लेने लग रहे थे, और बैंक्स वगैरह भी ग्रीडी हो गए थे। इसीलिए उन्होंने हर किसी को मॉर्गेज पर लोन्स देना शुरू कर दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मॉर्गेज क्या है। मॉर्गेज एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है बैंक्स और लोन टेकर के बीच का। अगर कभी फ्यूचर में लोन टेकर अपना इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाता है टाइम पे, तो बैंक्स वगैरह उनकी प्रॉपर्टी को सेल करके उस पैसे को वापस ले सकते हैं। अब अमेरिका उस टाइम पर उनको भी लोन दे रही थी जिनके पास ना तो क्रेडिट स्कोर अच्छा था और ना ही कोई स्टेबल इनकम थी। इस टाइप के लोन्स को हम सब प्राइम मॉर्गेज कहते हैं। अब इसमें डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जब बैंक्स इतने ज्यादा लोगों को लोन्स देता है, तब वहां पर लिक्विडिटी जैसी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं, और इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए बैंक CDOs यानी कोलेटराइज्ड डेब्ट ऑब्लिगेशन की मदद लेते हैं। अब इसमें होता यह है कि बैंक्स को कैश की जरूरत रहती है, तो ये बंडल ऑफ मॉर्गेजेस थर्ड पार्टी कंपनीज को बेच देते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स, कॉर्पोरेटर्स, बिजनेसमैन या फिर इंश्योरेंस कंपनीज को, जिसके बदले बैंक्स को कैश मिल जाता है और उसकी वजह से लिक्विडिटी की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और मॉर्गेजेस को जो सेल किया जाता है उन्हीं को हम CDO बोलते हैं। और थर्ड पार्टी भी CDOs को इसीलिए खरीदता है क्योंकि जो लोन टेकर की प्रॉपर्टी होती है उसके साथ साथ जो लोन रहता है वो भी इन्हीं को मिलता है। और इन CDOs के डिफॉल्ट होने के चांसेस भी एकदम 0% के बराबर होते हैं। बट बैंक्स ने जो CDOs बनाए थे उन सब प्राइम मॉर्गेजेस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी, और मैंने आपको बताया है कि इनके डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो थर्ड पार्टी इतना बड़ा रिस्क क्यों ही लेना चाहेगी। और इसी रिस्क को खत्म करने के लिए अमेरिका की मल्टीनेशनल एश्योरेंस कंपनी AIG अपनी एक पॉलिसी CDS क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप पॉलिसी को लेकर आए, जिसको आगे चल के क्राइसिस का एक बहुत बड़ा पार्ट माना गया। और आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि AIG इतनी बड़ी कंपनी थी कि 80 कंट्रीज में ये अपना बिजनेस को एक्सपेंड किए हुए थी। अब AIG ने उन रिस्की CDOs पर इंश्योरेंस देना शुरू कर दिया। अब कोई भी CDO डिफॉल्ट होगा तब AIG उसका पूरा नुकसान भरेगा, और इसी पॉलिसी को CDS का नाम दिया गया। और इसकी वजह से सब प्राइम मॉर्गेजेस से रिस्क टोटली खत्म हो गया, और रिस्क ना होने की वजह से AIG ने CDS से करोड़ों डॉलर्स कमाए, और इन्वेस्टर्स भी बहुत ज्यादा आने शुरू हो गए। और AIG इसी प्रॉफिट को देखकर बहुत ज्यादा ग्रीडी हो गया, और उसने कुछ ऐसे कदम उठाए जिसकी वजह से मार्केट में बहुत गहरा असर देखने को मिला हमको। दरअसल जब कोई भी कंपनी अपना इंश्योरेंस बेचती है तो उसके पास उतना अमाउंट ऑफ एसेट्स या फंड्स होने ही चाहिए। बट AIG इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि उसने सोचा कि हमें फ्यूचर में कभी एसेट्स या फंड्स की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, और इसी की वजह से सालों तक बैंक्स भी लोगों को लोन देने लग रहा था कम इंटरेस्ट रेट पर। और इस पूरे टाइम में एक आम आदमी से लेके बड़ी बड़ी कंपनीज भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रही थी। बट ये प्रॉफिट का एक बबल था जिसकी बस फटने की देरी थी। और साल 2006 में अमेरिका के फेडरल रिजर्व में इंटरेस्ट रेट को 1.75% से 5.2% कर दिया, और ये बबल फटना शुरू हो गया। और इस इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से लोन लेने वाले लोगों को सबसे पहला झटका लगना शुरू हुआ। बट इस डिसीजन से सब मॉर्गेजेस वालों को इतना फर्क पड़ा ही नहीं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा था ही नहीं कि वो लोन्स पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे पाए। इसीलिए उन लोगों ने डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया, और इन डिफॉल्टर्स की संख्या इतनी ज्यादा हो गई और CDOs की वैल्यू भी नीचे गिरने लगी, और इन डिफॉल्टर्स से AIG को दूसरा झटका लगा। AIG के पास सारे पैसे खत्म हो गए, और उसी दिन अमेरिका का टॉप नॉच बैंक
लेहमान ब्रदर्स बैंक बैंकरप्ट हो गया और ये सब प्राइम मॉर्गेजेस एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में बदल गया और उन सीडीओस में दुनिया भर के बड़ी बड़ी कंपनीज ने इन्वेस्ट किया हुआ था। इसीलिए अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया इस क्राइसिस की चपेट में आ गई और इसीलिए इस रिसेशन का नाम रखा गया द ग्रेट रिसेशन। बट ये अच्छी बात रही कि बाद में रिसेशन को यूएस गवर्नमेंट ने अच्छे से हैंडल किया। $122 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने लोगों को इस रिसेशन से बचाया और ऐसी कंडीशन इस टाइम पर भी देखने के लिए मिल रहे हैं। इसीलिए लोग बोल रहे हैं ग्लोबल रिसेशन 2022 या 2023 आ सकता है। अब रिसेशन से बचने के लिए हमारे पास सॉल्यूशंस है क्या क्या, जिससे कि हम रिसेशन की चपेट में कम से कम आए, क्योंकि इफेक्ट हर किसी को पड़ेगा इस रिसेशन से, इंटरेस्ट रेट कम या ज्यादा होने की वजह से। तो पहला सॉल्यूशन ये है कि हमें कम से कम चीजें खरीदनी चाहिए। दूसरा, ऐसे कोई लोन्स या फिर स्कीम्स आती हैं तो हमें इन पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, इनसे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। और तीसरा सॉल्यूशन ये है कि हमें ऐसे टाइम पर कभी भी पैनिक नहीं होना चाहिए। कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें थोड़ा शांत दिमाग से सोचना चाहिए कि ऐसा हम उस टाइम पर क्या सीखें या फिर क्या चीज करें जिससे कि हमें फ्यूचर में फायदा हो। वेदर इट मे बी मनी और नॉलेज, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। बट मेरा मानना यही है कि आप मनी को उस टाइम पर भूल जाइए बिल्कुल ही, और सबसे ज्यादा इस टाइम पर फोकस करिए कि हम अपनी नॉलेज को कैसे बढ़ाएं जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा इस रिसेशन से बच पाएं। और ऐसा नहीं है कि मनी के बारे में सोचे ही नहीं, मनी के बारे में सोचिए, लेकिन उससे पहले हम प्रायोरिटी दें कि हम नॉलेज सबसे ज्यादा ग्रैब करें, जिससे कि हमें इस चीज के बारे में ज्यादा नॉलेज रहेगी तो हम ज्यादा से ज्यादा सेव रह पाएंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो या फिर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि उनको भी ये रिसेशन पता रहना चाहिए कि 2007 या 8 में जो भी रिसेशन हुआ था, क्यों हुआ था, किस रीजंस की वजह से। और अगर ऐसी सिचुएशन उनको कभी भी देखने के लिए मिलती है तो वो इस चीज से जल्दी अवेयर रहें। और प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए